10 दिग्गज नेता जो अब राजनीतिक रूप से गुमनाम हो चुके हैं, आखिर कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं एम वीरप्पा मोइली जी। यूपीए सरकार के दौर में यह नाम सत्ता के सबसे भारी भरकम गलियारों में गूंजता था। कभी देश का कानून मंत्रालय संभाला, कभी कॉरपोरेट अफेयर्स, तो कभी मलाईदार पेट्रोलियम मंत्रालय के सर्वेसर्वा रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी राज किया और प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बनकर अफसरों को ईमानदारी की लंबी चौड़ी सीख दी। वीरप्पा मोइली जी सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि खुद को साहित्यकार भी मानते थे और धारा प्रवाह अंग्रेजी व कन्नड़ में महाकाव्य रचते थे। लेकिन राजनीति का कड़वा सच यही है कि यहाँ इतिहास लिखने वालों को भी जनता एक झटके में इतिहास बना देती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में चिकबल्लापुर की जनता ने ऐसा झटका दिया कि मोइली जी की सियासी नैया सीधे मझधार में डूब गई। इसके बाद 2024 में उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री की कर्नाटक की राजनीति में आज कितनी चलती है। रुकिए, असली कहानी तो यही है। कर्नाटक कांग्रेस में DK शिवकुमार और सिद्धारमैया जी ऐसी जोरदार जोड़ी जमा चुके हैं कि मोइली जी का पुराना सियासी प्रभाव अब लगभग खत्म हो चुका है। चिराग तले अंधेरा वाली कहावत इन पर एकदम सटीक बैठती है। जो नेता कभी दिल्ली बैठकर पूरे देश के उद्योगपतियों की धड़कनें तेज कर देता था, आज वह चुनावी राजनीति से लगभग पूरी तरह दूर है। हाँ, समय समय पर राजनीतिक मुद्दों पर बयान जरूर देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय और कर्नाटक की सक्रिय राजनीति में उनका वह पुराना रुतबा अब लगभग इतिहास बन चुका है। कभी सत्ता के केंद्र में रहने वाला यह दिग्गज आज नई पीढ़ी के नेताओं के साए में लगभग गुमनाम हो चुका है। नंबर 9 पर आते हैं यशवंत सिन्हा जी। देश के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में शुमार, पूर्व IAS अधिकारी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वित्त और विदेश जैसे 2 सबसे ताकतवर मंत्रालयों के मुखिया। एक वक्त था जब यशवंत सिन्हा जी देश का बजट पेश करते थे तो बड़े बड़े उद्योगपति उनकी नीतियों पर नजर रखते थे और जब विदेश नीति पर बोलते थे तो दुनिया सुनती थी। लेकिन सियासत में महत्वाकांक्षा जब हकीकत से बड़ी हो जाए तो क्या होता है। 2014 में जब केंद्र में नई भाजपा का उदय हुआ तो इन्हें उम्मीद थी कि कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन पार्टी ने उन्हें सक्रिय सत्ता की राजनीति से दूर कर दिया। बस फिर क्या था, बगावत की चिंगारी भड़क उठी। यशवंत सिन्हा जी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अखबारों में तीखे लेख लिखी और राष्ट्र मंच बनाकर पूरे देश में घूमे। इसके बाद इन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा और 2022 में विपक्ष के साझा राष्ट्रपति उम्मीदवार बन गए। सोच रहे थे कि शायद इतिहास रच देंगे, लेकिन नतीजा निकला ढाक के 3 पात। राष्ट्रपति चुनाव में ऐसी करारी हार मिली कि उसके बाद उनकी चुनावी राजनीति लगभग खत्म हो गई। आज भी यशवंत सिन्हा जी समय समय पर आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय जरूर रखते हैं, लेकिन जिस नेता की आवाज़ कभी संसद और सत्ता के गलियारों में बेहद वजनदार मानी जाती थी, वह अब सक्रिय चुनावी राजनीति के केंद्र में नहीं है। कभी देश का बजट पेश करने वाले इस दिग्गज की राजनीति की मौजूदगी आज मुख्य धारा में इतनी सीमित हो चुकी है कि नई पीढ़ी के बहुत से राजनीतिक दर्शकों के लिए उनका नाम लगभग बीते दौर की कहानी बन चुका है। नंबर 8 पर आते हैं सुशील कुमार शिंदे जी। कभी कोर्ट में एक मामूली चपरासी की नौकरी की शुरुआत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले शिंदे जी कांग्रेस के सबसे वफादार सिपाहियों में गिने जाते थे। मनमोहन सिंह सरकार में देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा शिंदे जी को मिला। लोकसभा में सदन के नेता रहे, ऊर्जा मंत्रालय संभाला और गांधी परिवार के बेहद करीबी नेताओं में शामिल रहे। उनका यह बयान भी लोगों को याद है कि जब देश में बिजली ग्रिड फेल हुआ था और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जल्द बिजली आ जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इतना बड़ा सियासी कद कैसे ढलता चला गया। 2014 की मोदी लहर में शिंदे जी अपनी गृह क्षेत्र सोलापुर से लोकसभा चुनाव हार गए। सोचा 2019 में वापसी करेंगे, लेकिन जनता ने दोबारा मौका नहीं दिया। इसके बाद कांग्रेस में नई पीढ़ी का दौर आया और पुराने दिग्गज धीरे धीरे हाशिए पर जाते गए। हालांकि उनकी बेटी प्रणीति शिंदे
के 2024 में सोलापुर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शिंदे परिवार का राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन खुद सुशील कुमार शिंदे की सक्रिय चुनावी राजनीति लगभग समाप्त हो चुकी है। आज भी वे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और समय समय पर बयान देते रहते हैं, लेकिन जो नेता कभी देश की आंतरिक सुरक्षा और केंद्रीय सत्ता के सबसे बड़े फैसलों का हिस्सा हुआ करते थे, उनकी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका अब बेहद सीमित रह गई है। कभी दिल्ली के सत्ता गलियारों में जिनका फोन सीधे मंत्रियों तक पहुंचता था, आज भी मुख्यधारा की राजनीति में लगभग गुमनाम हो चुके हैं। नंबर 7 पर आते हैं शंकर सिंह वाघेला जी, गुजरात की राजनीति के बापू, जिन्होंने 1990 के दशक में वह सियासी भूचाल ला दिया था जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। 1995 में जब गुजरात में भाजपा की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो वाघेला जी ने ऐसा दांव चला कि पूरी पार्टी हिल गई। विधायकों को हवाई जहाज में भरकर खजुराहो ले गए, जिसे इतिहास में खजुराहो कांड कहा गया, और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई, उसे कांग्रेस में मिलाया और यूपीए 1 में सीधे केंद्रीय कपड़ा मंत्री बन गए। वाघेला जी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि गुजरात कांग्रेस में उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन फिर अति आत्मविश्वास ने सब बर्बाद कर दिया। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही थी, इन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी और जन विकल्प मोर्चा बनाया। सोचा था कि किंग मेकर बनेंगे, लेकिन उनका मोर्चा एक भी सीट नहीं जीत सका और बेहद कमजोर प्रदर्शन रहा। इसके बाद एनसीपी गए, फिर अपनी अलग राजनीतिक गतिविधियां चलाते रहे और कई मौक़ों पर दूसरे राजनीतिक विकल्पों की तरफ भी संकेत दिए। नतीजा क्या निकला? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आज 80 साल से ज़्यादा की उम्र में वाघेला जी कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस या राजनीतिक बयान जरूर देते हैं, लेकिन जिस नेता ने कभी गुजरात के दिग्गजों की नींद उड़ा रखी थी, आज वह राज्य की सक्रिय चुनावी राजनीति के केंद्र से लगभग पूरी तरह बाहर है। कभी जिनके एक इशारे पर गुजरात की राजनीति कड़बट लेती थी, आज उनका नाम नई पीढ़ी की सियासत में मुश्किल से ही सुनाई देता है। यानी बापू का वह सियासी दबदबा अब लगभग इतिहास बन चुका है और वे राजनीतिक रूप से लगभग गुमनाम हो चुके हैं। नंबर 6 पर आते हैं मुकुल रॉय जी, पश्चिम बंगाल की राजनीति के असली चाणक्य और ममता बनर्जी के सबसे बड़े राजनीतिकार। अगर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का चेहरा थी, तो मुकुल रॉय उस पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे। बंगाल के हर जिले, हर ब्लॉक और हर बूथ के कार्यकर्ता का नाम मुकुल रॉय की डायरी में दर्ज होने की बात कही जाती थी। मनमोहन सरकार में रेल राज्य मंत्री बने और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक टीएमसी के संगठन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन फिर आया नारदा शारदा विवाद और केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा। 2017 में मुकुल रॉय ने टीएमसी छोड़ दी और भाजपा का दामन थाम लिया। वह बंगाली राजनीति का सबसे बड़ा तख्ता पलट था। इन्होंने भाजपा को वह संगठनात्मक मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी बदौलत भाजपा ने 2019 में बंगाल से 18 लोकसभा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद आया। चुनाव में भाजपा की हार के बाद मुकुल रॉय टीएमसी में वापस चले गए, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें वापस तो लिया, मगर उनका पुराना रुतबा कभी वापस नहीं आया। उधर भाजपा ने दल बदल कानून के तहत उन्हें घेरा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण भी वे लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे। फरवरी 2026 में उनके निधन के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा का भी अंत हो गया। कभी बंगाल में बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने वाले इस रणनीतिकार का आखिरी दौर बेहद शांत रहा। जिस नेता को कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सिपाही सालार और भाजपा की बंगाल में बढ़त का बड़ा रणनीतिक चेहरा माना जाता था, वही नेता जीवन के अंतिम वर्षों में सक्रिय राजनीति की चमक से लगभग पूरी तरह गायब हो गया। सत्ता के माहिर खिलाड़ी का ऐसा अंत शायद ही किसी ने सोचा होगा। नंबर 5 पर आती हैं उमा भारती जी। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन की सबसे प्रखर आवाज, जिनकी जोशीली तकरीरों से लाखों की भीड़ बेकाबू हो जाती थी। भगवा सन्यासी की छवि और ठेठ बुंदेलखंडी अंदाज के दम पर 2003 में
इन्होंने दिग्विजय सिंह के 10 साल पुराने कांग्रेस के अजय किले को ध्वस्त कर दिया था और मध्य प्रदेश में 3/4 बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई थी। उस समय उमा भारती जी का राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि उन्हें अटल आडवाणी के बाद पार्टी की अगली कतार का नेता माना जाता था, लेकिन उनका यही तेज और आक्रामक स्वभाव उनके पतन का कारण भी बना। हुबली तिरंगा मामले में जब उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा तो उन्होंने सोचा कि वापसी आसान होगी, लेकिन बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी कुर्सी संभाली कि उमा जी कभी वापस नहीं बैठ पाई। लाल कृष्ण आडवाणी जी के सामने पार्टी बैठक में बगावत की, भाजपा से अलग हुई और भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई। जब अपनी पार्टी पूरी तरह फ्लॉप हो गई तो दोबारा भाजपा में लौटी और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में गंगा पुनरुद्धार मंत्री भी बनी। लेकिन 2019 के बाद उन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी बना ली और पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में उनका पुराना प्रभाव लगातार कम होता गया। आज भी उमा भारती जी शराबबंदी, गंगा और दूसरे मुद्दों पर मुखर रहती हैं, लेकिन जिस नेत्री की एक सभा कभी पूरी प्रदेश की राजनीति का माहौल बदल देती थी, वही अब भाजपा की मुख्यधारा की सत्ता राजनीति में लगभग हाशिए पर है। कभी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के सबसे बड़े जननेता चेहरों में गिनी जाने वाली उमा भारती जी आज सक्रिय चुनावी राजनीति में लगभग गुमनाम हो चुकी हैं। नंबर 4 पर आते हैं प्रफुल्ल कुमार महंत जी। भारतीय चुनावी राजनीति का एक ऐसा अजूबा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। 1979 से 1985 तक चले ऐतिहासिक असम आंदोलन के सबसे बड़े छात्र नेताओं में से एक है, जिन्होंने पूरे देश की सरकार को झुका दिया था। राजीव गांधी के साथ ऐतिहासिक असम समझौता हुआ और 1985 में जब चुनाव हुए तो महज 33 साल की उम्र में प्रफुल्ल कुमार महंत देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। सोचिए, कॉलेज का छात्र नेता सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा और पूरे असम का बेताज बादशाह बन गया। वे 2 बार असम के मुख्यमंत्री रहे और उनकी पार्टी असम गण परिषद यानी AJP पूर्वोत्तर की सबसे ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियों में शामिल हो गई। लेकिन सत्ता का नशा और अंदरूनी कलह बड़े बड़े साम्राज्यों को खा जाती है। उल्फा उग्रवाद से निपटने में नाकामी, सिगरेट किलिंग्स के आरोप और पार्टी के अंदर गुटबाजी ने उनकी सियासी जमीन कमजोर कर दी। इसके बाद भाजपा ने पूर्वोत्तर में पैर पसारे और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे रणनीतिकारों के सामने महंत जी का प्रभाव लगातार घटता गया। आज AJP भाजपा की सहयोगी पार्टी बनकर रह गई है और 2021 के चुनाव में खुद महंत जी को उनकी पारंपरिक बहरामपुर सीट से टिकट तक नहीं दिया गया। हालांकि वे पूरी तरह राजनीति से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन जिस नेता के एक इशारे पर कभी पूरा असम बंद हो जाता था, आज वे राज्य की सत्ता और चुनावी राजनीति के केंद्र से लगभग गायब हैं। नई पीढ़ी की असमिया राजनीति में उनका पुराना प्रभाव और जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। कभी असम के सबसे ताकतवर युवा मुख्यमंत्री रहे महंत जी आज राजनीतिक रूप से लगभग गुमनाम हो चुके हैं। नंबर 3 पर आते हैं जनार्दन द्विवेदी जी। 2004 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी के सबसे अभेद और ताकतवर संगठनात्मक चेहरों में से एक। भले ही जनार्दन द्विवेदी जी ने कभी कोई बड़ा जनाधार वाला चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के दरबार में उनकी कलम की ताकत ऐसी थी कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उनके दफ्तर के बाहर हाथ बांधे खड़े रहते थे। AIECC के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी का हर आधिकारिक बयान, हर प्रेस रिलीज और हर बड़ा नीतिगत फैसला उनकी भूमिका से गुजरता था। शुद्ध और गंभीर हिंदी में जब वे पत्रकारों के सामने आते थे तो लगता था कि सरकार और पार्टी की असली चाबी इन्हीं के पास है। लेकिन 2014 की कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी की नई टीम का दौर शुरू हुआ और पुराने संगठनात्मक चेहरों का प्रभाव लगातार घटता गया। 2017 में उन्हें संगठन के महत्वपूर्ण प्रभार से हटा दिया गया और कांग्रेस में नई पीढ़ी के नेताओं का दौर तेज हो गया। द्विवेदी जी ने बीच बीच में कुछ बयानों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की, यहाँ तक कि धारा 370 हटाए जाने का समर्थन भी किया, लेकिन ना तो भाजपा में उनके लिए कोई राजनीतिक भूमिका बनी और ना ही कांग्रेस में उनका पुराना संगठनात्मक कद वापस आया। दरबार बदला तो दरबारी भी बेदखल हो गए।
आज देश के सबसे ताकतवर महासचिव रहे जनार्दन द्विवेदी जी की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका बेहद सीमित है और कांग्रेस की नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के बीच उनका नाम भी पहले जैसा परिचित नहीं रहा। जिस नेता की कलम कभी कांग्रेस की आवाज तय करती थी, वे आज सक्रिय राजनीति की मुख्यधारा में लगभग गुमनाम हो चुके हैं। नंबर 2 पर आते हैं सुरेश कलमाड़ी जी। पुणे की राजनीति के बेताज बादशाह, कांग्रेस के कद्दावर सांसद, पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के दशकों तक निर्विवाद सर्वेसर्वा। एक जमाना था जब भारत के पूरे खेल जगत पर सिर्फ सुरेश कलमाड़ी जी का सिक्का चलता था। खेल महासंघों में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था और दिल्ली के लुटियंस जोन में उनका जलवा किसी कैबिनेट मंत्री से कम नहीं था। उनकी ताकत का चरम 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने को मिला, जब हजारों करोड़ रुपए के आयोजन की जिम्मेदारी वाली आयोजन समिति की कमान उनके हाथों में थी। लेकिन यही खेल आयोजन उनके जीवन का सबसे बड़ा काल बन गया। कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों और जांच ने उनके पूरे राजनीतिक करियर को हिला दिया। उद्घाटन समारोह में मौजूद दर्शकों ने उन्हें जोरदार हूटिंग भी दी। इसके बाद CBI जांच हुई, वे गिरफ्तार हुए और तिहाड़ जेल भी गए। कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें निलंबित कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद कलमाड़ी जी ने पुणे की स्थानीय राजनीति में दोबारा पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन उनका पुराना प्रभाव वापस नहीं आया। आज भी राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय खेल प्रशासन की उस मुख्य धारा से लगभग पूरी तरह बाहर हैं, जहां कभी उनकी तूती बोलती थी। कभी देश के खेल जगत और कांग्रेस की राजनीति के बेहद कद्दावर माने जाने वाले सुरेश कलमाड़ी जी का नाम आज नई पीढ़ी के राजनीतिक और खेल दर्शकों के बीच मुश्किल से ही सुनाई देता है। पैसों और रसूख की जिस आंधी ने कभी उनका कद आसमान तक पहुंचाया था, उसी के बाद उनका सियासी वजूद लगभग गुमनाम हो गया। और अब नंबर 1 पर आते हैं KN गोविंदाचार्य जी। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के सबसे बड़े बौद्धिक चाणक्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तेज तर्रार प्रचारकों में से एक। 1990 के दशक में जब भाजपा 2 सीटों से उठकर केंद्र की सत्ता तक पहुंची, तो उस पूरी राजनीति के अहम वास्तुकारों में गोविंदाचार्य जी का नाम लिया जाता था। राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति को भाजपा की चुनावी राजनीति में प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है, यानी मंडल और कमंडल की राजनीति का ऐसा समीकरण जिसने पिछड़ी जातियों को भाजपा से जोड़ने में मदद की। लाल कृष्ण आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या तक की ऐतिहासिक रथ यात्रा की राजनीति में भी उनकी अहम भूमिका बताई जाती है। हर कोई मानता था कि भाजपा जब भी सत्ता में आएगी, गोविंदाचार्य जी सरकार और संगठन के सबसे बड़े सूत्रधारों में होंगे। लेकिन सियासत में एक विवाद पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। 1990 के दशक के अंत में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पार्टी का सिर्फ एक मुखौटा कहा था। इस कथित टिप्पणी के बाद पार्टी के भीतर विवाद बढ़ा और साल 2000 में गोविंदाचार्य जी को 2 साल के अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव पर भेज दिया गया। उस 2 साल की छुट्टी के बाद वे कभी मुख्यधारा की भाजपा में अपने पुराने कद के साथ वापस नहीं लौट सके। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाए, गंगा यात्राएं की और पर्यावरण तथा सामाजिक मुद्दों पर काम किया। लेकिन जिस संगठन को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, उसी संगठन की मुख्यधारा की राजनीति में उनके लिए जगह लगातार छोटी होती चली गई। आज गोविंदाचार्य जी सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह गायब नहीं हैं, लेकिन भाजपा की राष्ट्रीय सत्ता और संगठन में उनका वह पुराना प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है। कभी जिनकी राजनीति पर भाजपा की चुनावी राजनीति की दिशा तय होने की बात होती थी, आज नई पीढ़ी की भाजपा राजनीति में उनका नाम एक बहुत कम सुनाई देता है। यानी भाजपा के सबसे बड़े राजनीति दिमागों में गिने जाने वाले गोविंदाचार्य जी आज सक्रिय मुख्यधारा की राजनीति में लगभग गुमनाम हो चुके हैं।